पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका मोनिशा और कैल्विन के साथ वहां पर पब में चली जाती है और वो तीनों ही वहां पर एंजॉय कर रहे थे। कैल्विन अनिका के साथ डांस कर रहा था, तभी वहां पर रोहित भी आ जाता है। रोहित के साथ एनी आई थी जिसने कि अनिका का मास्क पहना हुआ था, इसलिए सभी को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित के साथ खुद उनकी पत्नी अनिका गुलेरिया उनके साथ आई है। लेकिन जब अनिका ने और मोनिशा ने यहाँ पर रोहित को उनके साथ देखा तो वो दोनों एकदम से हैरान हो जाती है। अनिका को तो यहाँ पर 440 वोट का झटका लगता है, लेकिन अब जैसे ही रोहित ने जब अनिका और कैल्विन को एक साथ देखा तो रोहित का गुस्सा एकदम से बढ़ जाता है और अब वो सीधा ही पब में वहाँ पर एक बार के साइड चला जाता है जहाँ पर वो अच्छे से ड्रिंक कर सके, लेकिन एनी वहाँ आकर उसे रोक देती है। वो दोनों ही अपने एक प्राइवेट रूम में चले जाते हैं। जैसे ही एनी रोहित प्राइवेट रूम में जाते हैं तो अनिका भी वहां पर उनके पीछे आ जाती है। अब वहां पर रोहित क्योंकि अनिका से गुस्सा था इसलिए रोहित वहां से जल्दी से निकल जाता है और कहता है कि मैं महल के लिए निकल रहा हूं, अगर तुम्हें भी चलना हो तो। तभी अनिका भी एनी को वहीं पर अनिका का रूप दे एनी वहीं पर उसे ही आर्या का रूप देकर अभी अनिका वहां से चली जाती है। एनी को उसका काम सौंप कर और अब वो रोहित को लेकर अब महल के लिए निकलती है। यहाँ पर अनिका खुद ही ड्राइविंग कर रही थी, इसलिए अब अनिका रोहित को पैसेंजर सीट पर बिठा देती है और वो पैलेस की तरफ ले जाने लगती है। रोहित और अनिका अभी भी इस बात से अनजान थे कि आज उनकी इस नोकझोंक ने उन दोनों को ही एक इतने बड़े केमिकल अटैक से बचाया था। वहां अपार्टमेंट के 6th फ्लोर पर रोहित के फ्लैट में मनीषा ने अब तक कामिनी का दिया हुआ काम पूरा कर दिया था, क्योंकि उन माँ बेटियों ने रोहित के लिए कितना बड़ा जाल बिछाया हुआ था कि उन अनिका और रोहित इन दोनों ही इस चीज से अभी भी अनजान थे। और फिर कामिनी को इन्फॉर्म कर दिया था कि अब वो बस वेट ही कर रही है कि कब रोहित अपने घर पर आए। यहाँ पर मनीषा ने सिक्योरिटी गार्ड को भी पैसे दे दिए थे कि ताकि उसे यहाँ रोहित के कमरे में जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और उसने सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट करने के लिए पहले ही कह दिया था। यहाँ पर कामिनी अपना पूरा प्लान पहले से ही बना चुकी थी। इन दो माँ बेटियों ने आज की रात रोहित को पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन वो भी एक तरफ जहाँ रोहित और अनिका इस चीज से अनजान थे कि उन माँ बेटियों ने आज रात का क्या प्लान बनाया है, वहीं ये दोनों माँ बेटी भी अभी तक अनजान थी कि रोहित तो यहाँ से कब का निकल चुका है। अब तक यहाँ पर कैल्विन और मोनिशा के साथ एनी भी बाहर आ गई थी। मोनिशा अब एनी से कहती है कि चलो आर्या हम चलते हैं। ये कहते हुए ही मोनिशा अपनी गाड़ी की तरफ जाती है और फिर सब एक दूसरे से मिलकर निकल जाते हैं। अब मोनिशा अनी को लेकर अपने फ्लैट की तरफ चली जाती है तो वहां दूसरी तरफ अनिका भी रोहित को लेकर अभी अपने पैलेस में आ चुकी है। पूरे रास्ते पर रोहित खामोश था। रोहित का गुस्सा अभी भी इतना बड़ा हुआ था क्योंकि रोहित अब अनिका से नाराज था। वो बस अनिका को ही एक सांस देखे जा रहा था, जबकि अनिका जब गाड़ी चला रही थी। अनिका ने अब जल्दी से अपनी गाड़ी को बेसमेंट में लगा दिया और फिर वो जल्दी से उतरकर अब रोहित की साइड का दरवाजा खोलती है, क्योंकि अनिका भी अच्छी तरह जानती थी कि रोहित ने आज ड्रिंक कुछ ज्यादा ही ले ली थी, इसलिए रोहित का अब खुद पर ज्यादा कंट्रोल नहीं था। इसलिए अब अनिका ही अब रोहित की साइड का दरवाजा खोलती है, जहाँ पर रोहित अब एक रूठे हुए बच्चे की तरह बैठा हुआ था। रोहित अब यहाँ से उतरने ही नहीं वाला था। रोहित ने अभी अपने दोनों ही हाथों को फोल्ड कर लिया था और जैसे एक छोटा बच्चा रूठ कर बैठ जाता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, ऐसे ही रोहित भी अब वहां पर गाड़ी की सीट पर बैठ गया था। अनिका ने रोहित को उतारने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन रोहित सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और ना ही वो जब अनिका उसे कुछ कह रही थी तो तभी रोहित ने अपना चेहरा अनिका की साइड से घुमाकर वहां पर गाड़ी में ड्राइवर की साइड अपना मुंह फेर लिया था, जिससे अब अनिका भी सीधे ही समझ जाती है कि रोहित आज कुछ ज्यादा ही नाराज है। हालांकि इसमें अनिका की शायद कुछ ज्यादा गलती नहीं थी। जिस तरह से रोहित को यहाँ पर उतरने के लिए मना रही थी, इसी उसे देखकर ऐसा लग रहा था अब कि अनिका किसी छोटे से बच्चे को समझा रही है। अब अनिका भी खुद अपने मन में सोचती है कि उसके 3 बच्चे नहीं है, बल्कि उससे तो रोहित को भी यहाँ पर अपने चौथे बच्चे की तरह ही समझाना पड़ रहा है। अनिका को काफी टाइम हो गया था रोहित को समझाते हुए, लेकिन रोहित तो अनिका की बात भी नहीं सुन रहा था। उसने तो अपनी गर्दन को ही दूसरी तरफ घुमा लिया था, इसलिए अब अनिका भी समझ जाती है कि उसे अब अपनी तरफ से ही रोहित को यहाँ से निकालना होगा। अब अनिका बड़ी ही जबरदस्ती के साथ रोहित के अब उस हाथ को जबरदस्ती खोलती है और अब उसके उस हाथ को पकड़ती है और उसे बाहर गाड़ी की तरफ खींचती है।
रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका अपनी हिम्मत पर आ जाए तो अनिका कुछ भी कर सकती है, इसलिए अब अनिका एक जोर का झटका लगाती है जिससे अन्य रोहित पूरी तरह से हिल जाता है। अब रोहित के पास भी कोई रास्ता नहीं था। रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर रोहित ऐसे ही आराम से अभी नहीं उतरा तो अनिका को 1 सेकंड ही लगेगा उसे खुद गोद में उठाकर बाहर निकालने में। इसलिए रोहित भी अब जब अनिका ने रोहित को झटका लगाया तो रोहित का ऊपर का शरीर तो खुद ही बाहर आ गया था, लेकिन इससे पहले रोहित नीचे लुढ़कता अनिका ने रोहित को अच्छे से संभाल लिया था। इसलिए अब रोहित मारवा के पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं था सीट से उतरने के अलावा। इसलिए वो अभी भी अनिका से अपने मुंह को फेरे हुए अभी वो सीट आराम से, जब अनिका उसको फिर से खींच रही थी तो अब रोहित ने अपने पैरों को गाड़ी से बाहर निकाल लिया था और अभी भी वो गाड़ी से उतर गया था और गाड़ी के पास ही खड़ा हो गया था। और रोहित के गाड़ी से बाहर निकलने के बाद अब अनिका बड़े ही आराम से एक हाथ से रोहित को संभालती है तो वो दूसरे हाथ से अब गाड़ी के दरवाजे को बंद कर देती है और अब वो दोनों ही अब बेसमेंट से बाथरूम के रास्ते पर अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर अब वो अनिका जब अपने रूम में जाती है तो वो रोहित को बड़े ही ध्यान से अब बेड पर बिठा देती है और फिर वो खुद भी रोहित के ही बगल में बैठ जाती है। इससे पहले कि अनिका यहाँ पर कुछ भी कहती रोहित उसे एहसास होता है कि रोहित उसके बहुत ही करीब आ गया था और फिर अनिका को एहसास होता है कि रोहित उसे किस कर रहा है और फिर रोहित अनिका के कंधे पर ही सिर रख कर सो जाता है क्योंकि अभी रोहित का नशा इतना ही बढ़ गया था कि लेकिन रोहित की एक कमजोरी सबसे बड़ी यही थी कि चाहे वो अनिका से कितना भी नाराज क्यों ना हो, जब अनिका एक पल से उसके पास आती थी तो शायद रोहित भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था और वो नशे नशे में ही अनिका को किस कर देता है और उसके कंधे पर ही अपना सिर रखकर सो जाता है। अनिका को जब लगा कि रोहित कोई भी हलचल नहीं कर रहा है, उसका सिर अभी भी उसके कंधे पर ही है, तभी अनिका जब रोहित को देखती है तो वो पाती है कि रोहित तो सो गया है और अल्कोहल के ज़्यादा कंजप्शन की वजह से वो अब गहरी नींद में भी था। अनिका ने अब धीरे से उसे बेड पर लेटा दिया और फिर खुद ही उसके शूज को निकालने लगी और फिर कबर्ड से रोहित की नाइट ड्रेस निकालकर अब उसे बेड पर ले आई। यहाँ पर अनिका ने जल्दी से ही अब रोहित के कपड़ों को चेंज किया क्योंकि अनिका जानती थी कि रोहित जब तक शावर नहीं ले लेता था, अपने कपड़े चेंज नहीं कर लेता था, तब तक रोहित को अच्छी तरह से नींद नहीं आती थी। इसलिए अनिका अब रोहित के कपड़े निकालकर अब बेड पर ही ले आई थी। रोहित के कपड़ों को अब अनिका ने चेंज करा दिया था और फिर वो खुद जाकर बाथरूम में शावर लेने के लिए चली गई थी। कुछ देर बाद रूम में आकर अब अनिका रोहित के पास बैठ गई और उसे प्यार से देखने लगी क्योंकि आज रोहित को ऐसे इतने ज्यादा नशे में शायद अनिका भी पहली बार ही देख रही थी, क्योंकि आज तक अनिका ने भी रोहित को ऐसे किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए नहीं देखा था। और फिर अपने आप को रोहित के पास ले जाते हुए ही कहती है, मैं जानती हूँ मिस्टर मारवा, क्या आज तुमने कैसा फील हुआ होगा, ठीक वैसे ही जैसा मुझे उस दिन हुआ था। रोहित और अनिका अब एक दूसरे से अलग थोड़ी ना है। ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित के सीने पर अपना सिर रखकर वहीं पर रोहित के साथ ही सो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ अभी भी बॉस अपने आदमियों को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि उन्हें कौन से आदमी रोहित के पैलेस पर वे किस दिन रोहित के आदमी के पैलेस पर अटैक करेंगे और कौन कौन आदमी वो अटैक करेंगे, कौन से आदमी कॉलेज पर अटैक करेंगे, क्योंकि राजमहल पर अटैक करने के लिए तो दमयंती ने खुद बोला था कि वो और उसकी सिपाहियां ही राजमहल पर अटैक करेंगी। यहाँ बॉस ये सब प्लान कर ही रहा था कि तभी उसके प्राइवेट नंबर पर एक कॉल आता है, जिसे देखकर बॉस एकदम से हैरान हो जाता है कि ये कॉल कैसे, कि आखिरी इतने सालों बाद इसने मुझे कॉल क्यों किया है। उस नंबर को देखकर अभी वो बॉस बहुत ही हैरान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बॉस उस फोन को इग्नोर करके अपनी मीटिंग पर ध्यान देता है और फिर अपने आदमियों से कहता है कि ध्यान रहे कि इस बार कोई भी गलती ना हो, क्योंकि बॉस जानता था कि अभी उसे अपनी मीटिंग जो वो अभी भी अपने आदमियों के साथ उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि कौन सा आदमी किस जगह पर अटैक करेगा, कहाँ पर जाएगा, इसलिए वो अभी अपने काम पर ही फोकस करता है और वो उस आदमी के कॉल को नहीं उठाता है। अब वो कहता है कि अब की बार यहाँ पर हमारे फेल होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास और तुम सब के पास एक लास्ट मौका है। तुम सब आगे से अटैक करना, तुम सबसे पीछे हम रहेंगे। बॉस अब अपनी मीटिंग कर ही रहा था कि तभी उसके प्राइवेट नंबर पर एक बार फिर से वही फोन आता है। ये वही नंबर था जिसे थोड़ी ही देर पहले उसके बॉस ने यहाँ पर उसे इग्नोर किया था।
ही यहाँ पर उस दूसरे अब जैसे ही उसी नंबर से दोबारा से फ़ोन आता है तो अब फिर वो बॉस एक पल के लिए उसका ध्यान अपनी मीटिंग से भटकता है। अब वो फिर से एक बार उस फ़ोन को देखने लगता है, लेकिन अब भी क्योंकि वो वहाँ पर बिजी था इसलिए अब फिर वो उस नंबर को फिर से इग्नोर कर देता है और उस फ़ोन को पिकअप नहीं करता। फिर वो बॉस अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करने लगा। इस बार बॉस ने अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था क्योंकि बॉस बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यहाँ पर बार बार कोई भी उसे ऐसे डिस्टर्ब करे, ताकि यहाँ पर उनका बॉस खुद ही किसी भी काम में उसके बॉस को परेशानी हो। इसलिए कुछ ही देर तक अब अपने आदमियों को पूरी स्ट्रेटेजी बताने के बाद अब उस बॉस ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया क्योंकि अभी तक उसकी मीटिंग ओवर हो चुकी थी। फिर वो अपने फ़ोन को फिर से देखता है कि उसके प्राइवेट नंबर पर एक जाने पहचाने नंबर से बार बार फ़ोन आ रहा था। बॉस ने अब एक गहरी लंबी सांस ली और फिर उस नंबर को रीडायल किया। थोड़ी देर तक फ़ोन बजने के बाद अब सामने वाले ने जब उस फ़ोन को उठाया था तो दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो आरजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सामने वाले की बात सुनकर तो आरजी ने कहा, 30 साल पहले तुमने मुझे इग्नोर किया था और मुझसे रिश्ता तोड़कर चली गई थी, और इतना ही नहीं तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया था कि मेरा एक बेटा भी है। आरजी की बात सुनकर अब सामने से आवाज आई, मैंने तुम्हें इग्नोर किया था, झूठ मत बोलो तुमने दमयंती के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो मैं आई थी जिस दिन मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसी दिन मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस इंसान से मैं अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी बांटने जा रही हूँ वही इंसान मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा देगा। आरजी, मुझे तो तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे छोड़कर उस दमयंती को चुनोगे। उसी दिन मैंने तुम्हें और दमयंती को साथ में देखा था और यकीन मानो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें कभी भी अपने बच्चे के बारे में कभी भी नहीं बताऊंगी। शायद यही तुम्हारे लिए एक प्रायश्चित होगा। अगर मेरा बेटा खोया नहीं होता ना तो मैं तुम्हें कभी सच भी नहीं बताती। अब तुम बताओ आरजी, क्या तुमने इतने सालों में उसे ढूंढ निकाला है? नहीं ना, तो तुम मुझे बताओ कि तुम पर मैं कैसे भरोसा करूं, क्योंकि तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि हमारा बेटा खो चुका है, लेकिन फिर भी तुमने उसे ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अभी सामने वाले शख्स की बातें सुनकर तो अब आरजी बहुत ही खामोश रहा। वो बस अब सामने वाले से की ही बातों को सुन रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद अब सामने वाले शख्स ने कहा, क्या तुम मेरे बेटे को नहीं ढूंढ सकते? ये कहने के बाद अब वो शख्स जो अब यहाँ पर इस बॉस से बात कर रही थी, अब वो फ़ोन पर ही रोने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे सालों का उसकी तड़प अभी भी उसके अंदर ही थी। और अब वो रोते हुए ही कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरा बेटा दे दो, क्योंकि एक तुम ही हो जो मुझे मेरे बेटे तक पहुँचा सकते हो। उसे ढूंढ दो। ये कहते हुए ही वो फ़ोन को कट कर देती है बिना आरजी की बात सुने। यहाँ आरजी भी अब एकदम फ्रीज होकर खड़ा था, मानो अपनी सुध-बुध वो एकदम से खो बैठा हो कि उसके प्यार ने आज सालों बाद फ़ोन भी किया है तो बस अपने बेटे के लिए। क्या अब मुझे वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती? लेकिन अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो क्यों वो हमारे बेटे को ढूंढने के लिए मुझसे कहती है? यही सोचते सोचते ही अब आरजी अपने वहाँ पर डिक्लाइनर चेयर पर बैठ जाता है और फिर अपने सिर को पीछे की तरफ टिका देता है और फिर अपनी ही आंखें बंद कर देता है। बंद आंखों से अब वो सोचता है कि अगर उसका वो बेटा अगर किंग के हाथों नहीं लगा होता तो आज अनिका गुलेरिया और रोहित मारवा दोनों ही उसके गुलाम होते। अगर उसका बेटे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता तो अब तक तो वो कब का इन दोनों को झुका चुका होता। मेरा बेटा मेरे प्यार की निशानी है, एक उसी में ही थी वही थी जिसे मैंने इतना प्यार किया था, लेकिन उसके जाने के बाद तो मैं खुद ही इतना बुरा इंसान बन गया कि अब मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपनी दुनिया में फिर से वापस जा सकूं। यही कहकर गई थी ना वो मुझे कि मैं एक हार्टलेस इंसान हूं, तो देख ले आज वो भी मुझे कि मैं वही बन गया हूँ। अब ना मेरे अंदर कोई हार्ट है ना मेरे अंदर कोई इमोशन है। यही सोचकर ही वो बॉस को खुद कब नींद आ जाती है उसे भी खुद पता नहीं चलता। वो अपनी उसी चेयर पर ही अपने सिर को पीछे टिकाकर सो जाता है। अब तक सुबह हो गई थी। इधर रोहित के पैलेस में रोहित और अनिका के रूम में अनिका की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो रात भर ऐसे ही रोहित के सीने पर ही सिर रखकर सो गई थी। अनिका अब रोहित के गालों पर एक किस करती है और फिर उसके ऊपर से उठने की कोशिश करती है। जब अनिका एकदम से रोहित के सीने से उठने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि रोहित ने अपने दोनों ही हाथों से अनिका को कसकर पकड़ कर रखा हुआ था।
अब अनिका ने धीरे से रोहित के हाथों को अपनी कमर से हटाया और फिर वो खुद धीरे धीरे अब वो रोहित के सीने के ऊपर से उठने लगी। उठने के बाद अब अनिका जल्दी से शावर लेने के लिए चली गई थी। कुछ देर तक शावर लेने के बाद अब अनिका जब अपने रूम में आई तो अनिका ने देखा कि रोहित अभी भी सो ही रहा था। अब अनिका ने अपने फ़ोन से एक सर्वेंट को फ़ोन लगाया। जब सर्वेंट ने फ़ोन उठाया तो अनिका ने कहा कि एक गिलास नींबू पानी बनाकर जल्दी से मेरे रूम में ले आओ। अनिका की ये बात सुनकर सर्वेंट ने कहा ओके मैम, अभी लेकर आया। यहाँ अनिका ने यानी को भी मैसेज कर दिया था कि वो आज आर्या बनकर ही कॉलेज चली जाए। और यहाँ रोहित के फ़ोन से अनिका ने कॉलेज के प्रिंसिपल को मैसेज करते हुए ही रोहित की भी हाफ डे की लीव एप्लीकेशन सेंड कर दिया था, क्योंकि आज रोहित और अनिका यहाँ पर महल में ही रहने वाले थे। अनिका जानती थी कि रात का हैंगओवर अभी भी रोहित को होगा, इसलिए अनिका रोहित के बिहाफ से पहले ही रोहित के लिए छुट्टी ले लेती है। अब अनिका रोहित के पास जाती है और फिर उसे जगाने लगती है। मिस्टर मारवा उठिए, काफ़ी देर तक सो चुके हैं, अब आपको उठ जाना चाहिए। अनिका की आवाज़ से रोहित अब थोड़ा सा हिलता है। अब अनिका देखती है कि रोहित के शरीर में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हो रही है उठने के लिए, इसलिए अब अनिका फिर से रोहित को उठाती है। अब अनिका के दोबारा उठाने से अब रोहित उठ जाता है, लेकिन वो अपने हाथ से अपना सिर दबाता है क्योंकि रोहित के सिर में अभी भी बहुत ज़्यादा ही हेडेक हो रखा था। अब अनिका समझ गई थी कि रोहित के सिर में दर्द हो रहा होगा। तभी अनिका को आवाज़ आती है कि किसी ने उसके रूम के दरवाजे को नॉक किया है। अब अनिका समझ जाती है कि ये वही सर्वेंट होगा जिसे अभी अनिका ने नींबू पानी मंगाया था। अब अनिका जल्दी से जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है और फिर वो सर्वेंट से वो गिलास लेकर कहती है आप जाकर ब्रेकफास्ट रेडी कीजिए और हाँ, 3rd फ्लोर पर कह दीजिएगा कि आज सभी नीचे डाइनिंग टेबल पर ही ब्रेकफास्ट करेंगे। अनिका की ये बात सुनकर तो सर्वेंट कहता है कि ओके मैडम। ये कहते हुए ही वो अब वहाँ से चला जाता है और अनिका भी रूम के अंदर आ जाती है और फिर अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर वो नींबू पानी का गिलास रोहित को देते हुए कहती है मिस्टर मारवा, इसे पी लो, आराम मिलेगा आपको इससे। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित उस गिलास को हाथ में लेकर कहता है थैंक यू डॉक्टर अमृता। ये कहते हुए ही अब रोहित नींबू पानी को पी लेता है, जिससे उसे थोड़ा सा आराम मिलता है और फिर वो शावर लेने के लिए अभी अपने बाथरूम में चला जाता है। यहाँ अनिका अब रोहित के ऐसे बिहेव से समझ गई थी कि रोहित अभी भी रात की बात को लेकर बैठा हुआ है। रोहित अभी भी उस बात को भूला नहीं है। यहाँ अब तक रोहित भी शावर लेकर बाहर आ गया था, लेकिन अब वो अनिका से कुछ भी नहीं कहता है। थोड़ी ही देर के बाद रेडी होकर अब रोहित कहता है मैं कॉलेज जा रहा हूँ, अगर किसी को मेरे साथ चलना हो तो वो मेरे साथ चल सकता है। इतना कहने के बाद अब रोहित वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है। अब रोहित फिर से वापस मुड़ता और फिर कहता है लेकिन अगर कोई मेरे साथ नहीं जा सकता तो वो अपने दोस्त कैल्विन को भी यहाँ पर बुला सकता है और उसके साथ भी जा सकता है। ये सुनकर तो अब अनिका ने रोहित से कहा कि पहली बात, मैंने आपको हाफ डे लीव एप्लीकेशन आपके लिए कॉलेज में डाल दिया है और आप सबके साथ अभी नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करने वाले हैं मिस्टर मारवा। अभी आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको अभी के अभी नीचे चलना है। और दूसरी बात मिस्टर मारवा कि मेरी जगह पर आज एनी आर्या बनकर कॉलेज जा चुकी है। और हाँ, तुम क्या मुझे कब से एल्विन को लेकर सुना रहे हो? मैंने कल रात को भी आपके मुंह से बहुत कुछ सुना है और मैं अभी भी बहुत कुछ सुन ही रही हूँ। मिस्टर मारवा, ये मत भूलो कि मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी कहते रहेंगे। क्या मैंने तुम्हें कभी भी किसी को भी लेकर कभी भी ऐसे सुनाया है? मिस्टर मारवा, मुझे अभी के भी जवाब दो। अनिका का भी गुस्सा हाई होता जा रहा था। अनिका की ये बात सुनकर तो अब रोहित कहता है कि चारू याद है अनिका, या तुम भूल गई हो कि जब हम एक बार बाहर गए हुए थे तब चारू मुझसे मिली थी तो तुमने पूरा दिन तक मुझे इग्नोर किया था। ठीक कह रहा हूँ ना, या तुम भूल गई हो? नाउ इट्स माई टर्न। रोहित का इतना ही कहना काफ़ी था कि अनिका समझ गई थी कि रोहित उसे नाराज़ नहीं था, बस उसे चिढ़ा रहा था। ये सोचते हुए ही अब अनिका के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और अब वो जाकर रोहित के गले लग जाती है। अब रोहित भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है, क्योंकि हालांकि रोहित को थोड़ा सा उस टाइम पर गुस्सा आया था, लेकिन नशे की हालत में भी रोहित खुद भूल गया था कि वो क्या कर रहा है, इसलिए ही उसने अनिका को किस भी कर दिया था। और सुबह जब अनिका उठ रही थी तो उसे जोर से हग भी किया हुआ था। लेकिन रोहित भी अनिका को ये फील कराना चाहता था कि रोहित को भी जब अनिका किसी के साथ होती है तो रोहित को भी बहुत ही पेन होता है, उसे भी ये जेलसी होती है।
अब अनिका को अपनी बाहों में भर लेने के बाद रोहित कहता है, आई लव यू अनिका, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कुछ नहीं कहती है, वो बस थोड़ा सा हाँ में अपना सिर हिला देती है, जिसे रोहित भी उसे सीने से लगाकर फील कर सकता था। अब बस अनिका रोहित के फोरहेड पर एक किस करती है और फिर उसे कसकर जोर से हक कर लेती है। थोड़ी ही देर में ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में वो दोनों थे कि तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके दरवाजे के बाहर है जो नॉक कर रहा है। तभी उनके कानों में वहां पर रिया की आवाज़ आती है, मॉम और डैड प्लीज ओपन द डोर। रिया की आवाज़ सुनकर तो अनिका और रोहित दोनों के ही पर समाइल आ जाती है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को छोड़ते हैं, अपनी बाहों से रिलीज करते हैं और फिर दोनों ही अपने कपड़ों को ठीक करते हैं। जब ही रोहित जाकर अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो वो वहां पर दरवाजे के बाहर अपने तीनों ही बच्चों को एक साथ देखता है, जो कि अपने मोम और डैड को लेने के लिए उनके रूम के बाहर आए थे। अब रिया रोहित का हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ ले जाती है, तो वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अनिका का हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सभी अब तक वहां पर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके थे। आकाश अनिका को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें तो काफी देर पहले ही बोला था कि तुम सब ब्रेकफास्ट साथ में ही करोगे, तो क्या तुम कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे जो तुम्हें अभी भी इतना टाइम लग गया। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब अनिका तो उसे घूर घूर कर देखने लगी है, क्योंकि आकाश भी यहाँ पर अनिका को चिढ़ा ही रहा था, इसलिए ही आकाश ने ये बात पूछी थी। और फिर वो सबसे कहती है, प्लीज सब बैठ जाइए, क्योंकि अनिका भी समझ गई थी कि आकाश यहाँ पर कहना क्या चाहता था, इसलिए अनिका ने भी आकाश की इस बात को इग्नोर किया। आज रिया बहुत ही खुश थी, क्योंकि इतने वक्त के बाद रिया अपने मोम और डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी कि तभी भूमिका कहती है कि अब हम सबको यहाँ से निकलना चाहिए, वरना हमें लेट हो जाएगा। भूमिका की ये बात सुनकर तो अब इंस्पेक्टर अब्बास भी कहते हैं कि ठीक है, फिर वो सब कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तो तभी करण गुलेरिया अब रोहित से कहता है कि रोहित, तुम थोड़ा सा मेरे रूम में तो चलो, मुझे रिया ने कुछ गेम सिखाया है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। करण गुलेरिया की यह बात सुनकर तो रोहित और अनिका दोनों ही अब समझ गए थे कि पापा जरूर उस मैसेज के बारे में ही पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन सब के सामने तो वो बस उस गेम का सिर्फ एक बहाना ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर डाइनिंग टेबल के सामने वो बाकी के सदस्यों के सामने तो कुछ भी नहीं कह सकते थे। इसलिए ही करण गुलेरिया यहाँ पर एक बहाना बनाकर उनको अपने रूम में लेकर जाना चाहते थे कि तभी उन सबके कानों में एक आवाज आती है कि क्या कुछ नाश्ता मेरे लिए भी बचा है, या तुम सबने पूरा ही इसे खत्म कर दिया है। सबब उस आवाज जहां से वो आवाज आ रही थी उस आवाज की दिशा की तरफ देखते हैं तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि कैलाश अधिकारी आया हुआ था। कैलाश अधिकारी अभी कहता है कि अरे यार, क्या सारा ही खाना तुम यहाँ पर सिर्फ इसे करण गुलेरिया को ही खिलाते रहोगे, या कुछ मेरे लिए भी बचा हुआ है। क्योंकि कैलाश अधिकारी यहाँ पर कैलाश और करण दोनों ही अच्छे दोस्त हो गए थे, इसलिए वो करण को चिढ़ाते हुए अब कैलाश अधिकारी ने ये बात कह दी थी। कैलाश अधिकारी को वहां पर देखकर अब आकाश गुलेरिया कहता है, पापा आप यहाँ पर। तभी आकाश गुलेरिया को देखकर तो कैलाश अधिकारी के भी एकदम से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक कैलाश अधिकारी को भी नहीं पता था कि यहाँ पर आकाश गुलेरिया आया हुआ है, क्योंकि आकाश गुलेरिया को वहां होना तो खुद कैलाश अधिकारी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब रोहित कहता है, तो पहले आप जाकर पहले फ्रेश हो जाइए, फिर नाश्ता कर लीजिएगा। रोहित की बात सुनकर तो कैलाश अधिकारी ने कहा, अरे बेटा यहाँ फुर्सत किसे है, वो क्या है ना, आज बड़ी रानी के भाई आने वाले हैं, तो बस मेरी एजेंसी के लोग राजमहल की सिक्योरिटी में ही लगे हुए हैं, क्योंकि आज भी उनकी सिक्योरिटी का काम मुझे ही मिला है। इसलिए इतने दिन से शायद मैं यहाँ पर महल में चक्कर भी नहीं लगा पाया, और शायद ही मुझे खुद आकाश के यहाँ पर आने का पता भी नहीं चला। मुझे थोड़ा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार बच्चों से भी मिल लिया जाए। तभी आकाश गुलेरिया कहता है कि वो सब बाद में कर लेना पापा, पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या पापा को आप यहाँ लेकर आए थे। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर तो अब कैलाश अधिकारी करण गुलेरिया की तरफ देखने लग जाते हैं। अब वो एक कैलाश अधिकारी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आकाश की बात का क्या जवाब दे। वो आकाश गुलेरिया की इस बात पर उसे सब सच बता दे या अभी भी नहीं। क्या पता आकाश गुलेरिया को सच में सब कुछ पता चल गया हो, क्या पता करण ने खुद ही आकाश को ये सब बता दिया हो। आकाश गुलेरिया अभी अपने मन में यही सब सोच रहा था, और फिर उसने अपने मन में सोचने लगा कि अरे आकाश बेटा, तुम अभी भी अपने इस पापा को नहीं जानते। मैं तुम्हारे पापा को यहाँ पर नहीं लाया हूँ,
ये खुद मेरे साथ आ गए हैं। अब कैलाश अधिकारी ने काफी सोचने के बाद अब आकाश गुलेरिया को ये सब कहा। फिर कैलाश अधिकारी उस दिन के ख्यालों में खो गए थे जिस दिन अनिका, श्रेया और राजलक्ष्मी मल्होत्रा हाउस के लिए निकल गए थे। अब कैलाश अधिकारी अपने रूम में बड़े आराम से बैठे हुए थे कि तभी कैलाश अधिकारी के कानों में एक आवाज आती है, तुम्हारा यहाँ मन तो लग रहा है ना कैलाश। जैसे ही कैलाश अधिकारी उस आवाज की तरफ देखते हैं तो वो आवाज करण गुलेरिया की थी। अब करण गुलेरिया कैलाश के रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं और करण को ऐसा करते हुए देखकर अब कैलाश ने करण से उस टाइम पर कहा था, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे दरवाजा बंद कर क्यों कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे किडनैप करने वाले हो या तुम मुझे मारने के लिए आए हो। हालांकि कैलाश अधिकारी ने ये बात करण गुलेरिया को मजाक में कही थी। अब कैलाश की ये बात सुनकर करण गुलेरिया ने कहा, देखो मैं तुम्हें बस एक बार पूछूंगा, तुम अनिका से क्या बात कर रहे थे। करण की बात सुनकर तो कैलाश अधिकारी थोड़ा सा हैरान हो गया था। टाइम पर अनिका ने साफ साफ बोला हुआ था कि उन दोनों के बीच की बातें किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए, लेकिन करण अब सीधे सीधे ही सामने से आकर कैलाश से ऐसी बातें पूछ रहे थे। अब करण गुलेरिया जानते थे कि कैलाश अधिकारी श्रेया से कितना प्यार करते हैं, इसलिए जब कैलाश अधिकारी ने कोई भी जवाब नहीं दिया था तो अब वो कैलाश अधिकारी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं। कुछ देर तक चुप रहने के बाद अब कैलाश अधिकारी करण गुलेरिया से कहता है कि अक्षय वर्मा रोहित को जान से मारना चाहता है। ऐसा करके वो अनिका बेटी से अपना बदला पूरा करना चाहता है, क्योंकि अनिका ने अक्षय वर्मा को उसकी सास तक नहीं पहुंचने दिया था। कैलाश अधिकारी की बात सुनकर तो एक झटका करण गुलेरिया को भी लगा था, क्योंकि खुद करण गुलेरिया को नहीं पता था कि अक्षय वर्मा यहाँ पर आयशा मारवा से इतना प्यार करता है, क्योंकि वो खुद भी जानते थे कि आखिर किस तरह से रोहित का एक्सीडेंट प्लान किया गया था। इसलिए एक पल के लिए तो करण गुलेरिया के भी रूहे खड़े हो गए थे कि अगर सच में उस दिन वो एक्सीडेंट हो जाता तो पता नहीं कितना अनर्थ होता। तभी करण गुलेरिया अपने ख्यालों से बाहर आए थे। तभी करण गुलेरिया ने कैलाश अधिकारी से पूछा कि फिर तुम्हारा क्या प्लान है। तब करण के इस सवाल पर कैलाश अधिकारी कहते हैं, वो तुम अपनी बेटी और दामाद से पूछो, इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि अनिका ने मुझे साफ साफ मना किया है कि मैं ये प्लान किसी को भी ना बताऊं। कैलाश अधिकारी की ये बात सुनकर तब करण गुलेरिया ने उसे एक एंग्री लुक देते हुए दिया था और फिर कहा था कि कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं ये दोनों, क्योंकि देखो कैलाश, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि अनिका और रोहित कहीं तो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब कैलाश अधिकारी करण की ये बात सुनकर कहा था कि फ्रांस में, क्योंकि ये लोग फ्रांस में जाने की तैयारी कर रहे हैं और फ्रांस में मुझे भी जाना है, लेकिन मैं अपने आदमियों के साथ जाऊंगा। अब तुम अपना देख लो, क्योंकि जब यहाँ पर करण गुलेरिया कैलाश के पास आए थे तो करण गुलेरिया ने भी कैलाश के साथ यहाँ पर फ्रांस में आने की बात को रखा था। कैलाश अधिकारी की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहता है, तो ठीक है, फिर तुम इतना याद रखना कि आज से मैं भी तुम्हारा आदमी, आगे तुम्हें क्या करना है तुम देख लो। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया जल्दी से उसके रूम का दरवाजे को खोलता है और फिर बाहर की तरफ निकल जाता है। यहाँ रूम में खड़ा हुआ कैलाश अधिकारी यही सोचता है कि शेर कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो यही सोचता है कि अगर करण यहाँ पर अनिका और रोहित को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका आदमी तक बनने के लिए तैयार है। कैलाश अधिकारी यहाँ अपने ही ख्यालों में था कि कैसे किस कंडीशन पर वो यहाँ पर करण गुलेरिया को लेकर आए थे, लेकिन अब वो उसके बारे में आकाश को क्या कहे। यहाँ पर कैलाश अधिकारी को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर अब फिर से कहता है, पापा। तभी आकाश की आवाज़ आती है कि पापा, आप कहो कहाँ खो गए हो, क्या आप मुझे बताओगे। आकाश की बातों से अब कैलाश अधिकारी अपने ख्यालों से बाहर आता है और वो कहता है कि बेटा, मैं यही सोच रहा था कि आज राजमहल की सिक्योरिटी में कोई कमी ना हो, मैं बस उसी के बारे में ही सोचने लग गया था। अब कैलाश अधिकारी करण गुलेरिया के साथ ही 3rd फ्लोर पर चले जाते हैं, क्योंकि कैलाश अधिकारी अभी भी करण के बारे में आकाश को कुछ भी नहीं बता सकता था। तो वहीं अनिका भी अब रोहित से कहती है कि हम कुछ देर तक बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं, फिर उसके बाद ही कॉलेज चलेंगे। अनिका की बात सुनकर तो तीनों बच्चे ही एकदम से खुश हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद अब वो तीनों ही अपने मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करने वाले थे।
इसलिए वो खुशी खुशी वो तीनों ही अपने मोम डैड को लेकर अब टेरेस पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो पांचों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तभी रिया कहती है, मोम एंड डैड, आप दोनों डेली ही हमारे साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते हो? पता है हम तीनों ही आप दोनों को कितना ही मिस करते हैं। रिया की ये बात सुनकर तो रोहित अब अपने बच्चों से कहता है कि आपके मोम और डैड भी आप सबसे के साथ डेली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए तो वो अभी अपनों से दूर रह रहे हैं, तो क्या ताकि इन फ्यूचर हम भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके बिना किसी डर के। अपने डैड की बात को सुनकर अब तीनों ही बच्चे अपने मोम और डैड को एक जोर से हग कर लेते हैं। फिर रिया कहती है, चलिए हम सब मिलकर अब आंख मिचोली खेलते हैं। रिया की बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है कि तुम सच में आउटडोर खेलना चाहती हो रिया? रियली? अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर तो रिया उसे घूर घूर कर देख रही थी कि आखिर अलेक्जेंडर उसके बारे में ये क्यों कह रहा है, क्योंकि रिया को हमेशा से ही इंडोर गेम पसंद थे और आज यहाँ पर रिया आउटडोर गेम खेलने की बातें कर रही थी। तभी अब रिया रोहित से कहती है कि डैड देखिए ये अलेक्जेंडर कैसे मुझे परेशान कर रहा है। ये कहते हुए ही अब रिया अलेक्जेंडर को चिढ़ाने लगी। अलेक्जेंडर को पता था कि अब उसके डैड से अब उसे जरूर ही डांट पड़ेगी, क्योंकि रोहित रिया के बारे में कभी कुछ भी ना सुन सकता था ना बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए अब अलेक्जेंडर पहले ही रिया को सॉरी बोल देता है ताकि रोहित उसे कुछ भी ना कहे और कहता है कि देखो रिया, मैं मजाक कर रहा था, तुम ऐसे शिकायतें क्यों लगाती हो? अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी के सभी हंसने लग जाते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर ने 1 मिनट के अंदर ही सॉरी बोल दिया था। और अब अनिका तो अलेक्जेंडर को अपने गले से लगा लेती है, तो वहीं पर रिया और आर्यन को रोहित अपने गले से लगा लेता है। कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। कुछ देर के बाद अब अनिका और रोहित दोनों ही अपने बच्चों को वहां पर छोड़कर, क्योंकि अभी वो काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके थे, इसलिए वो दोनों ही अपने रूम में आ जाते हैं। जैसे ही रोहित अपना फ़ोन उठाता है तो वो देखता है कि उसके फ़ोन पर कॉलेज के प्रिंसिपल के मैसेज का नोटिफिकेशन आया हुआ है। जैसे ही रोहित उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करता है तो वो देखता है कि प्रिंसिपल ने उसे कहा है कि आप जब भी कॉलेज आएँ तो आकर एक बार प्रिंसिपल रूम में रिपोर्ट करें। ये मैसेज देखकर तो रोहित को काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तभी रोहित को याद आता है कि पापा ने मुझे मिलने के लिए कहा था, इसलिए रोहित अब जानता था कि उसके पास अभी थोड़ा सा टाइम है, इसलिए वो सीधा ही अब 3rd फ्लोर के लिए अपने रूम से निकल जाता है। और अनिका ने जब देखा कि रोहित बाहर जा रहा है तो अनिका समझ गई थी कि रोहित जरूर पापा से मिलने के लिए ही जा रहा होगा, क्योंकि वो भी जानती थी कि पापा ने उसे अपने रूम में बुलाया था। के जाने के बाद अब अनिका भी एक बार अपने फ़ोन को चेक कर लेना चाहती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से अनिका ने भी अपने फ़ोन को चेक नहीं किया था। वो भी देखती है कि कहीं कोई अर्जेंट मैसेज तो नहीं है। जब अनिका ने देखा कि एनी ने अनिका को मैसेज किया हुआ था जिसमें लिखा था, मैडम आई एम अनिका गुलेरिया, मैंने आर्या मूर्ति के नाम से आपके एचओडी को लीव एप्लीकेशन सेंड कर दी है। रोहित सर से कहिएगा कि वो डिजिटल साइन कर दें। एनिका ये मैसेज पढ़कर तो अनिका को 440 वोट का एक झटका लगा। अपनी हैरानी से बाहर आते हुए अनिका भी रोहित के पीछे अपने पापा के रूम में चली गई, क्योंकि उसे वो डिजिटल साइन चाहिए था। और वहां जाकर अब अनिका ने अपने पापा के रूम का दरवाजा नॉक किया। तभी रोहित ने भी दरवाजा खोला तो वो देखता है कि बाहर अनिका है। अनिका को देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि अंदर आ जाओ अनिका। ये सुनते ही अब अनिका भी अंदर आ जाती है और फिर वो दरवाजे को लॉक कर देती है। अब करण गुलेरिया दोनों से ही कहते हैं कि क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच में? तुम दोनों क्या छुप रहे हो? तुम दोनों क्या छुपा रहे हो? क्या तुम दोनों मुझे भी कुछ बताओगे? देखो मैं तुम दोनों का पापा हूँ, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। क्या बात है? ऐसा क्या चल रहा है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? करण गुलेरिया की ये बात सुनकर तो अनिका और रोहित दोनों पहले ही एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि वो भी बातों बातों में इशारे ही कर रहे हैं कि क्या उन्होंने सचमुच पापा को सब कुछ बता देना चाहिए या नहीं। एक दूसरे को ऐसे आंखों में देखने के बाद अब वो दोनों ही फिर एक बार करण गुलेरिया को देखते हैं। अनिका कहती है, पापा ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हम आपसे छुपा रहे हैं, आपको कुछ गलत ही लग रहा है। अब आप परेशान मत होइए, हम सब संभाल लेंगे। अनिका की ये बात सुनकर तो करण गुलेरिया फिर से कहता है कि बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए अनिका, माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं।
देखो अनिका, तुम्हारी माँ ने तो मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया था, पर कम से कम तुम तो मुझ पर भरोसा करो। वो भी सालों पहले ऐसे ही परेशान थी, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, और जिसके लिए मैं आज भी पछता रहा हूँ कि अगर मैंने उस समय कुछ भी जानने की कोशिश क्यों नहीं की थी। यहाँ स्वाति मल्होत्रा का जिक्र आते ही अनिका और रोहित दोनों ही अब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि करण गुलेरिया यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा को कितना ही मिस कर रहे हैं, कितना ही पछता रहे हैं। लेकिन स्वाति मल्होत्रा के जिंदा होते हुए भी वो उसे अब उसकी माँ के बारे में नहीं बता रहे हैं, और फिर अब दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। तभी बात को संभालते हुए ही अब अनिका कहती है, पापा हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। वो मुझे और रोहित दोनों को ही अभी कुछ जरूरी काम है। ये कहते हुए ही वो दोनों ही अब करण गुलेरिया के रूम से बाहर निकल जाते हैं, और फिर अब वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो एक गहरी लंबी सांस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो वो करण गुलेरिया को कुछ भी बता सकते थे, और छुपा पाना उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था। दोनों ही अब एक दूसरे को देखते हैं, और फिर दोनों को देखकर ही लग रहा था मानो कितना ही बड़ा गुनाह किया है उन दोनों ने। तभी अनिका से रोहित कहता है कि जल्दी चलो, पता नहीं कॉलेज में प्रिंसिपल सर ने हमें क्यों बुलाया है। रोहित की ये बात सुनकर तो अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, और कुछ देर बाद दोनों ही पैलेस के बेसमेंट में जाते हैं, और फिर दोनों ही जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं, और कुछ देर के सफ़र के बाद अब वो पेरिस कॉलेज मैनेजमेंट के तक पहुंच जाते हैं। कुछ दूरी पर ही अब रोहित अनिका से कहता है कि तुम अपना मास्क पहन लो, और हाँ मैं तुम्हें यहीं पर ही उतार रहा हूँ। यहाँ से तुम्हें आगे कैसे जाना है वो तुम देख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कॉलेज में कोई भी ये देखे कि तुम मेरे साथ हो। रोहित की ये बात सुनकर अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, और फिर वो भी जल्दी से अपने सिलिकॉन वाला मास्क पहन लेती है। और फिर अब वो रोहित से कहती है, एनी ने तुम्हें मेरी लीव एप्लीकेशन सेंड की है, प्लीज़ उसमें साइन कर देना। ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित की गाड़ी से उतर जाती है। यहाँ रोहित भी अपनी गाड़ी को कॉलेज की तरफ बढ़ा लेता है। कुछ ही देर में रोहित कॉलेज के अंदर आ जाता है, और फिर जल्दी से अपनी गाड़ी को पार्क करके जल्दी से प्रिंसिपल सर के कैबिन की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने रोहित को जो मैसेज लिखा था उससे रोहित खुद यही सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो प्रिंसिपल सर ने मुझे इतना अर्जेंट बुलाया है। वो यही सोच रहा था कि आखिर क्या बात होगी कि इस तरह से प्रिंसिपल ने उसको बुलाया है। तो यहाँ अब तक अनिका भी कॉलेज में आ जाती है, और फिर वो सीधा ही स्टाफ रूम में चली जाती है। तो वो देखती है कि मोनिशा उसे घूर घूर कर देख रही थी। अनिका अब मोनिशा के पास जाकर कहती है कि मोनिशा क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। अनिका की इस बात पर अब मोनिशा कहती है, ये क्या बात हुई, मैं तुम्हें रात में अपने घर लेकर गई, और फिर मैंने कहा कि हम साथ में ही सो जाते हैं, और तुमने भी कहा था, लेकिन जब सुबह मेरी नींद खुली तो तुमने बस एक नोट लिखकर उसे छोड़ दिया कि मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। चलो अब बताओ कहाँ गई थी, क्या काम था तुम्हें। अनिका इस बात पर क्या जवाब देती, क्योंकि अनिका तो खुद इस बारे में नहीं जानती थी, क्योंकि अनिका की जगह पर वहाँ पर एनी थी। वो यही सोच रही थी कि तभी मोनिशा कहती है, यार अगर तुम मेरे साथ होती ना तो मस्त लाइव एक्शन देखती। तुम्हें पता है पहले तो मुझे लगा था कि सिर्फ तुम्हारे न्यू एचओडी सर ही फाइटर हैं, लेकिन यार उनकी वाइफ भी कितना अच्छा फाइट करती हैं। क्या सबक सिखाया था उन्होंने उस एचओडी को। कल का उसका दिन ही साले का खराब था। ये कहते हुए ही मोनिशा अब हंसने लग जाती है, और फिर कहती है, पहले पति ने मारा और फिर बाद में उसकी वाइफ ने। जानती हो इस इंसिडेंट की वजह से ही पूरे ही अपार्टमेंट में हंगामा हो गया है। भाई मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया है कल। मोनिशा की इस बात को सुनकर अब अनिका को एकदम से बहुत गहरा झटका लगता है। मोनिका को तो खुद भी यकीन नहीं होता कि आखिर कल रात को हुआ क्या होगा। अनिका अपने आप में ही सोचने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर आखिर कल रात को क्या हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर जो भी हुआ उससे पूरा ही अपार्टमेंट ही हिल गया था। आखिर क्या किया था एनी ने यहाँ पर कॉलेज में।